हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ पार्ट 1। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग योर आर प्रीलिम्स एग्जाम्स, ठीक है, उसको हम देखेंगे, टारगेट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द चीता। ठीक है, तो चीता के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको हम देखेंगे। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल। ठीक है, कि चीता जो है वो फास्टेस्ट एनिमल है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये ऑप्शन जो है वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द सेकेंड इज बिफोर री इंट्रोडक्शन इट वॉज द ओनली कार्निवोरस दैट बिकेम एक्सटिंक्ट इन इंडिया। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही है कि जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो गया था एंड इट वॉज द ओनली कार्निवोरस देन। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर थर्ड। एज कम्पेयर टू द टाइगर चीता इज़ मोर एग्रेसिव टूवर्ड्स द ह्यूमन बींग। तो ये ऑप्शन गलत है। चीता जो होते हैं वो लेस एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग से इनका कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छा होता है। सो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मीन्स ओनली जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जो चीता है ये क्या है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, इज स्किल्ड एट रनिंग एट डाउन फास्ट प्रे एंड कैन रीच अप टू द 70 माइल्स पर आवर या 113 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, ये चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, फास्टेस्ट एनिमल नहीं है। ठीक है, हाउएवर जो पेरी ग्रीन फाल्कन ये जो है ये क्या है, फास्टेस्ट बर्ड है एंड इनफैक्ट द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लानट। तो ये जो पेरिग्रीन फाल्कन है, ये जो बर्ड है ये फास्टेस्ट एनिमल है। आपको पता है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उन एनिमल्स की कैटेगरी में कौन आएगा, एनिमल्स की कैटेगरी में बर्ड भी आ सकता है। तो ये जो है हमारा पेरिग्रीन फाल्कन। ठीक, तो पेरिग्रीन फाल्कन जो है ये क्या है, ये लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एनिमल है। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, जिसकी स्पीड जो होती है वो करीबन 322 किलोमीटर पर आवर, यानी कि लगभग 200 माइल्स पर आवर तक की स्पीड ये अटेन कर लेती है। ठीक है, तो जो चीता है वो क्या है, वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पर फास्टेस्ट एनिमल कौन है, पेरिग्रीन फाल्कन। फिर बात करते हैं, चीता हैपन्स टू बी द ओनली लार्ज कार्निवोरस दैट गॉट कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द इंडिया ड्यू टू द ओवर हंटिंग एंड द हैबिटेट लॉस। तो जो चीता है वो क्या हो गया था, चीता बेसिकली कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि ओवर हंटिंग और हैबिटेट लॉस हुआ था, इसीलिए हमने भी नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया से हमने अभी चीता को इंट्रोड्यूस किया था। टोटल 8 चीता इंट्रोड्यूस किए थे हमने। ठीक है, कहाँ पर, कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है, एमपी में। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर और थोड़ी सी बात किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीता है, ठीक है, चीता लिव्स इन एन ओपन प्लेन, वो ओपन प्लेन में रहता है एंड देयर हैबिटेट इज प्रिडोमिनेंटली वेयर प्रे लिव्स। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर, ग्रास लैंड, स्क्रब और ओपन फॉरेस्ट सिस्टम में यहाँ पर ये रहते हैं। सेमी एरिड जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर ये रहते हैं, और टेम्परेचर जो हो वो थोड़ा सा हॉटर हो कंपेयर टू द कूलर रीजन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अमंग द लार्जेस्ट कार्निवोरस कॉन्फ्लिक्ट विद द ह्यूमन इंटरेस्ट इज लोएस्ट विद द चीता, यानी कि जो चीता हैं उनका ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो काफ़ी कम होता है इन कंपेयर टू द अदर कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉकस समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है कि कॉकस क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बताना है कि कॉकस क्या है। कॉकस की अगर बात की जाए तो अगर आपने ये फ़ोटो देखी है, ठीक है, अगर मैं इसकी इस पिक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि कॉकस माउंटेन रेंज होती है। ठीक है, ये कॉकस की क्या है, माउंटेन रेंज होती है, जो कि रशिया और जॉर्जिया के बीच में है, और यहाँ पर ये टर्की है। ठीक, तो ये आपको यहाँ से बताना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो कॉकस क्या है, एक तरह की क्या है, एक तरह की ये माउंटेन रेंज है। कॉकस क्या है, माउंटेन रेंज है। इट इज़ द रीजन्स बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। ठीक है, तो कॉकस क्या है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी का जो बीच का एक रीजन्स है वो हमारा कॉकस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मैप में दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी यानी कि कहीं पर ये, ठीक है, ये जो रेंज होगी ये हमारी कॉकस की रेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया।
ठीक है। सो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पहला स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द अडॉप्शन ऑफ द फेड टैपरिंग बाय द यूएस फेड बैंक इज लाइकली टू इंक्रीज द इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। आपको पता है क्या कि अभी यूएस के जो फेडरल रिजर्व है, ठीक है, फेड बैंक का मतलब क्या होता है, फेडरल रिजर्व। तो यूएस का जो फेडरल बैंक है उसने क्या किया है, उसने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है। जब इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो क्या होगा, जो इंडिया का जो सारा पैसा होगा वो इंडिया से बाहर निकल जाएगा। यानी कि जिन जिन लोगों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो इंडिया से पैसा निकाल के कहाँ पर रखेंगे, फिर यूएस के फेडरल रिजर्व में रखेंगे। तो उसकी वजह से जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा, नहीं डिक्रीज हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, रुपी डिवैल्यूएशन बाय द आरबीआई इज लाइकली टू डिक्रीज द इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। अगर हम डिवैल्यूएशन की बात करें तो अगर डिवैल्यूएशन करेंसी का होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन देखा जाए तो गलत है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स आर डिनोमिनेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन द यूएस डॉलर। ये बिल्कुल सही है, जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो होता है उसको डिनोमिनेट करते हैं किसमें, यूएस डॉलर में। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और एक और चीज़ पता रहनी चाहिए आपको, जैसे आईएमएफ के बारे में बात किया जाए तो आईएमएफ की जो बास्केट ऑफ करेंसी है, ठीक है, जो बास्केट ऑफ करेंसी है, वैसे अगर आईएमएफ की बास्केट ऑफ करेंसी में टोटल 5 करेंसी होती हैं, जैसे रेनमिनबी हो गई, यूरो हो गई, डॉलर हो गई, ठीक है, और पाउंड स्टर्लिन, तो ये 5 करेंसी हैं। उसमें आईएमएफ का होता है एसडीआर, दैट इज़ द स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि इंडिया का है 2.7%। ठीक है, इस एसडीआर का जो परसेंटेज होता है वो भी फॉरेक्स रिजर्व में जुड़ता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एसडीआर का जो परसेंटेज होता है वो भी फॉरेक्स रिजर्व में जुड़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो गया, बी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, अडॉप्शन ऑफ द फेड टैपिंग लीड्स टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इन द यूएस मार्केट विच ट्रिगर्स द हाई आउटफ्लो ऑफ द डॉलर फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे ही फेड टैपरिंग होगी, यानी कि जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, तो इंडिया इकोनॉमी से क्या होगा, जो पैसा होगा वो बाहर धीरे धीरे जाने लगेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, रुपी की डिवैल्यूएशन से क्या होगा, रुपी की डिवैल्यूएशन से क्या होगा, रुपी की डिवैल्यूएशन से क्या होगा, आरबीआई सकआउट कर लेगी एक्सेस डॉलर फ्रॉम द मार्केट लीडिंग टू द इंक्रीज इन द इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। ठीक, लीडिंग टू द इंक्रीज इन द इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। तो क्या हो जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा था कि फॉरेक्स रिजर्व में डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, अगर यहाँ पे लिखा देखिए रुपी का डिवैल्यूएशन होगा अंडर बाय द आरबीआई, चेक द लार्ज स्केल एप्रिसिएशन ऑफ द रुपी एंड द आरबीआई सेक्स द एक्सेस डॉलर फ्रॉम द मार्केट लीडिंग टू द इंक्रीज इन द इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। यानी कि जो एक्सेस मार्केट में जो रुपी है उसको आरबीआई अपने पास रख लेगी और फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा। थर्ड चीज़ क्या लिखी है कि फॉरेक्स एक्सचेंज जो रिजर्व्स है वो क्या है, डिनोमिनेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन द यूएस डॉलर, हेंस द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिलेटेड टू द यूनियन टैक्स कलेक्शन। ठीक है, तो यूनियन टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। पहले लिखा हुआ है, अमंग द डायरेक्ट टैक्स द कॉर्पोरेट टैक्स अकाउंट फॉर द हाईएस्ट शेयर। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी द शेयर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स हैज़ बीन हायर देन द डायरेक्ट टैक्स। दिस ऑप्शन इज गलत है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका जो शेयर होता है वो क्या होता है, मोस्टली ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर थर्ड बात करें, अगर टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो है 2021-22 का वो इंक्रीज़ किया हुआ है हाईएस्ट लेवल पे इन द लास्ट डिकेड। ये भी क्या है, सही है कि जो भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, इस हिसाब से ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो 2021-22 में कितना बढ़ा हुआ है, वो बढ़ा हुआ है 11.7%। ठीक, और उसके बाद शेयर ऑफ द जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, शेयर ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज 6.1% एंड शेयर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इज 5.6%। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है वो कितना है, 6.1% है, बट द शेयर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इज 5.6%। एंड द थर्ड इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट टैक्सेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कौन करता है, जीएसटी, जिसमें सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स,
ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले हमने बात की किसकी, जीएसटी के बारे में, फिर उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स के बारे में, फिर उसके बाद इनकम टैक्स के बारे में, फिर उसके बाद यूनियन और जो भी मतलब एक्साइज, जो भी एक्साइज ड्यूटी है उसकी, तो ये है यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंक्लूजन ऑफ द सर्टेन कम्युनिटीज ऑफ द SC एंड ST इन द लिस्ट, यानी कि किसी भी एक कम्युनिटी जो भी SC और ST कम्युनिटी है, अगर उसको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में रखा जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द प्रोसेस टू इंक्लूड द कम्युनिटी इनटू द SC और ST लिस्ट इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो देखा जाए वैसे ही ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक, नेक्स्ट बात करें कि वंस अ कम्युनिटी इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी देन इट्स कैटेगरी कैन बी चेंज्ड टू द सेपरेट बिल विच इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर कोई भी बेसिकली कोई भी जो कम्युनिटी है, अगर उसको SC ST लिस्ट में रख दिया गया, अगर उसको दोबारा अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत करके ये चीज़ की जा सकती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो बी हो गया करेक्ट हो गया। पहला देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन ऑफ द कम्युनिटीज इनटू द स्टेट लिस्ट और द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज इनिशिएटेड बाय द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, इज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, सो इट इज़ नॉट इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के द्वारा इनिशिएट की जाती है, और फ्रॉम विच दीज कम्युनिटीज़ बिलोंग्स, यानी कि जिस स्टेट में जो कम्युनिटी बिलोंग की जाती है वहाँ से ही इसका जो प्रारंभ किया जाता है इनिशिएशन का। ठीक है, एंड द फ्लो ऑफ द प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग, तो ये इसका प्रोसेस है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से इसको इनिशिएट किया जाएगा, फिर ये जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बाद, फिर जाएगा ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, और फिर वहाँ से जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसके भी ये रिस्पेक्टिव होगा। नाउ बिफोर द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स नोटिफाई द चेंज इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। तो जब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इसको अप्रूव करे तो उससे पहले ही कैबिनेट से भी अप्रूव होना चाहिए। एक और चीज़ अगर बात की जाए कि अगर आपने कोई भी चेंजेस करना है इसी की लिस्ट में, यानी कि किसी को लगाना उसमें इंक्लूड करना है SC की लिस्ट में या फिर ST की लिस्ट में या हटाना है, तो ये जो पावर है ये होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, अंडर आर्टिकल 341 फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 342 फॉर द शेड्यूल ट्राइब। तो ये भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक, एंड द इंक्लूजन और द एक्सक्लूजन ऑफ द एनी कम्युनिटी इन द SC एंड ST लिस्ट कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट्स द बिल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द SC एंड ST 1950। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आपने प्रेसिडेंट की एसेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से इसको पास कराना पड़ेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक और एक्ट पता होना चाहिए, SC ST एट्रोसिटी एक्ट ऑफ द 1989। ठीक है, तो ये एक्ट भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल सही है कि इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इट एम्स एट रिमूविंग द रूरल पॉवर्टी। ये भी स्टेटमेंट सही है कि रूरल पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए बनाया गया है। तो ये ऑप्शन दोनों सही हो गए, तो हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात किया जाए कि इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, तो ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। फिर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है ये इन्वेस्ट करता है किसमें, इन्वेस्ट इन द रूरल पीपल, एम्पावरिंग दम, इंक्रीज इन द फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को बढ़ाने में। ठीक है, और उनकी जो इनकम को बढ़ाने में ये फोकस करता है। ठीक है, यानी कि जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो रूरल एरिया में फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और इनकम, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने में सहयोग करता है। ठीक है, बाय एडुकेटिंग द पुअर रूरल पीपल एंड द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म्स द रूरल एरिया, इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वर्क्स फॉर द रूरल पॉवर्टी एलिवेशन which is the critical to the achievement of the 2030 agenda for the sustainable development।
कहने का क्या मतलब है कि 2030 में जो एजेंडा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या कर रहा है, जो रूरल पीपल हैं उनको फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और उनके जो पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प कर रहा है, ताकि उनकी जो पॉवर्टी एलिवेशन है उसको ठीक किया जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला लिखा हुआ है कि एथेनॉल ब्लेंडेड इंक्रीजेज द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ द व्हीकल, ठीक है, कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो इंक्रीज करती है फ्यूल इकोनॉमी ऑफ द व्हीकल। सो अगर फिर से बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट दी एथेनॉल ब्लेंडिंग। देखिए आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो फ्यूल होता है, ठीक है, तो उस फ्यूल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। तो इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है, देखिए पहला लिखा हुआ है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग इंक्रीज द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ द व्हीकल, यानी कि जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने से क्या होगा कि फ्यूल की जो इकोनॉमी है, ठीक है, ऑफ द व्हीकल क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द नेक्स्ट इज दी एथेनॉल ब्लेंडिंग इम्प्रूव दी ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द फ्यूल रिजल्टिंग इन दी कंप्लीट कंबशन। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी एथेनॉल होता है, तो एथेनॉल में क्या है कि बेसिकली एथेनॉल की ब्लेंडिंग से जो ऑक्सीजन का कंटेंट है फ्यूल में वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि फ्यूल के कंबंशन के लिए क्या है, जो ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। द थर्ड इज एथेनॉल इज कोरेसिव इन द नेचर एंड डैमेज द इंजन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जो एथेनॉल है बेसिकली वो क्या होता है, कोरेसिव नेचर का होता है। कोरेसिव का मतलब क्या होता है, जो ख़राब करती चीज़ों को, और उसकी वजह से जो इंजन है वो डैमेज हो जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एथेनॉल की ब्लेंडिंग, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, एथेनॉल की ब्लेंडिंग, ठीक है, एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ से आपको पता रहना चाहिए। फिर इसके लिखा हुआ एथेनॉल ब्लेंडिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन। ये गलत है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा है और जो तीसरा है वो सही है, ठीक है। इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है एथेनॉल की वो 2/3 होती है किसके, गैसोलीन के। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। तो एथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है, 2/3 है किसके, गैसोलीन के। दिस इंडिकेट्स दैट द इंक्रीज इन द एथेनॉल कंटेंट विल डिक्रीज द हीटिंग वैल्यू ऑफ द एथेनॉल गैसोलीन ब्लेंड, हैंस मोर फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द सेम इंजन पावर। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि जो कैलोरीफिक वैल्यू है एथेनॉल की वो क्या है, 2/3 है गैसोलीन के, इसलिए हमें मोर एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल चाहिए सेम कैपेसिटी के इंजन के लिए जितना हम पेट्रोल से यूज़ करते थे, ठीक। उसके बाद जो एथेनॉल है वो क्या होता है, कोरेसिव नेचर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंजन जो होता है वो ख़राब होता है। हैंस एंटी कोरोजन एजेंट नीड्स टू बी एडेड टू दी एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल में जो भी हमें एक एंटी कोरोसिव एजेंट को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात किया जाए कि एथेनॉल जो ब्लेंडिंग रिजल्ट्स इन दी रिसर्च ऑक्टेन नंबर ब्लेंड फ्यूल embedded oxygen and the high flame speed, these properties of the ethanol help in the complete combustion। क्या है कि एथेनॉल जो है वो कंप्लीट कम्बशन में हेल्प करता है, कैसे, O2 यानी कि ऑक्सीजन के रिलीज के लिए। एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज़ नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का नाइट्रोजन ऑक्साइड की इमिशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला लिखा हुआ है कि द कंपनीज कैन नॉट चेंज द प्राइस ऑफ द ड्रग दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन। वैसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती क्या है, ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि एसेंशियली कैटेगरी में रखी जाती हैं, यानी कि जो कि सामान्य लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सही है।
दूसरा, पेटेंट ड्रग आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, ये गलत है। पेटेंट ड्रग को भी नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में रखा गया है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन जो 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड द फैमिली वेलफेयर रिसेंटली रिलीज द नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन 2022, और उन्होंने रिवाइज़ किया, ये 7 साल पुरानी जो पॉलिसी थी उसको क्या किया, रिवाइज़ किया। ठीक, फिर नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन की जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया जाता है, कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको चेंज नहीं किया जा सकता बाय द कंपनीज देमसेल्फ, यानी कि जो कंपनीज हैं वो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो फर्स्ट लिस्ट जो क्रिएट की गई थी वो 1996 में क्रिएट की गई थी। ठीक है, और सिंस देन इट हैज़ बीन मॉडिफाइड 4 टाइम्स, 4 बार उसको मॉडिफाई कर चुके हैं, 2003 में, 2011 में, 15 में और 2022 में, तो ये भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द पेटेंटेड ड्रग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट एज दीज ड्रग्स यूजली कॉस्ट मोर, तो ये पहली बार है कि इन ड्रग्स को क्या किया गया है, इन ड्रग्स का यूज़ किया गया है और इनकी जो कीमतें हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम, आपको पता है कि एक डिजीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी, एंड द डिजीज़ इज़ द लंपी स्किन डिजीज़। ठीक है, तो लंपी स्किन जो डिजीज़ है वो क्या है, वो जो भी बोवाइन एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो दूध देने वाले जो गाय होती हैं, ठीक है, तो ये सब जो है जानवरों में ये होती है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है that it is the bacterial skin disease transmitted by the vector affecting the cattle and the buffalo only। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ वायरल डिजीज़, तो ये क्या है, ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आपको यहाँ से हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है कि इट स्प्रेड बाय द ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स एंड इंक्लूड द मॉस्किटो फ्लाइज एंड द लाइस, ये बिल्कुल सही है कि ये जो है वो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट से क्या है, ये स्प्रेड होता है। फिर लिखा हुआ है इट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन थ्रू द कंजम्पशन ऑफ द मिल्क एंड द मीट, तो यानी कि ये ह्यूमंस को भी क्या करता है, लंपी स्किन डिजीज़ अफेक्ट करती है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, लंपी स्किन डिजीज़ ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करती है। और ऐसी कोई भी डिजीज़, ठीक है, जो डिजीज़ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है, कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो क्या है एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल्स टू ह्यूमंस माइग्रेट कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं। ठीक है, बट जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो जो है वो एनिमल से ह्यूमंस पे नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको पता रहना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है हमारा। देखते हैं यहाँ पर जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ठीक है, ये क्या है, एक वायरल डिजीज़ है और जिसने अभी तक 50,000 कैटल्स को इंडिया में मार दिया है। और ये क्या है, वायरल डिजीज़, ये आपको पता होना चाहिए। वायरल डिजीज़ का मतलब होता है क्या, इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस। और जो डिजीज़ेज़ एनिमल्स टू ह्यूमन मूव करती हैं या फैलती हैं उन्हें हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़ेज़। तो जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं, वो डिजीज़ेज़ जो एनिमल्स टू ह्यूमन पहुंचती हैं। ठीक, इट डज नॉट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन थ्रू द कंजम्पशंस ऑफ द मिल्क और द मीट, द डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमन, यानी कि जो डिजीज़ है वो एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं करती है। द वायरस अफेक्ट्स द कैटल एंड द स्प्रेड बाय द ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द मॉस्किटो फ्लाइज और लाइस, यानी कि जो डिजीज़ है वो ब्लड फीडिंग डिजीज़ से फैलती है, जो कि मॉस्किटो फ्लाइज और लाइस से फैलता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।